नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज मैं फिर मणिपुर की कुछ बातों को लेकर आपके बीच हूं, क्योंकि वहां हालात लगातार बहुत ख़राब चल रहे हैं। वहां इतना ज़्यादा तनाव चल रहा है, इतनी अधिक हिंसा चल रही है, प्रदेश इस तरह से बंट गया है कि मानो हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद के दो तरफ दो देश बंट गए हों। कुछ ऐसी हालत वहाँ पर है। मैंने वहाँ के कई लोगों से बात करने की कोशिश की टेलीफोन पर। मैं वहाँ जा नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं उन पत्रकारों से बात कर रहा हूँ जो कि मणिपुर होके आए हैं, जो बरसों से, दशकों से मणिपुर पे नज़र रख रहे हैं, मणिपुर के अलावा उत्तर पूर्व के राज्यों को देख रहे हैं, जिनसे मणिपुर किसी न किसी तरह जुड़े रहता है। उत्तर पूर्व के राज्यों की एक चीज़ ये भी है कि वहाँ कुछ राज्यों के बीच में आपस में हिंसक टकराव चलते रहते हैं, जो बाकी हिंदुस्तान में देखने नहीं मिलता है। ऐसा भी वहाँ होते रहता है। दो राज्यों की पुलिस सरहद पे टकरा जाती है, बहुत से लोगों को मार डालते हैं एक दूसरे के। अभी साल दो साल के भीतर ही ऐसी एक बड़ी हिंसक घटना हुई थी। इसलिए उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों को कवर करने वाले एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार वहाँ के, जो 2 दशक से उत्तर पूर्व को कवर कर रहे हैं, रिपोर्टर हैं, दिलीप कुमार शर्मा, उनसे मेरी बात हुई टेलीफोन पर। पहले टेलीफोन पर बात हुई, उसके बाद मैंने उनको जूम पर इंटरव्यू किया है। वो अभी कुछ अर्सा पहले ही मणिपुर होकर आए हैं, दौरा करके आए हैं, बड़े मुश्किल से वहाँ का दौरा कर पाए हैं, क्योंकि जिन दो जातियों के बीच में पूरा का पूरा प्रदेश एक किस्म से बंट गया है, उन दोनों जातियों का साम्राज्य अलग अलग इलाकों पे अलग अलग कायम हो गया है, और एक के दबदबे वाले इलाके में दूसरे के इलाके के लोगों को आना जाना ये नामुमकिन कर दिया गया है। ऐसी हिंसा के बीच, ऐसे तनाव के बीच, ऐसे बंटवारे के बीच में ये संवाददाता जो हैं, जिनसे मैंने अभी बात की है, हम आपको अभी सुनाएंगे, उनकी बातचीत दिखाएंगे। तो वो वहाँ हो के आए हैं, उन्होंने जो कहा है वो। उनके अलावा मैं वहाँ के बहुत से लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि मणिपुर में हैं, मणिपुर छोड़ के गुवाहाटी में आके रुके हुए हैं, दिल्ली में वो आंदोलन कर रहे हैं। मणिपुर के जिस तबके के भी वो हैं, उस तबके की अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के सामने बीच बीच में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोगों से मेरी बातें हुई है। कुछ लोग अपनी शिनाख्त को बतलाना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग अपनी शिनाख्त नाम बताते हुए भी उन्होंने बात की है। मैं इनमें से एक टेलीफोन कॉल पे मैं केवल आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर पाया, क्योंकि सामने जो व्यक्ति थे वो टेक्नोलॉजी को इतना समझते नहीं थे, उनके पास टेलीफोन भी बहुत ख़राब था। मुझको किसी और के टेलीफोन से उनको इंटरव्यू करना पड़ा। उन्होंने पास के किसी व्यक्ति से मुझको फ़ोन लेकर लगाया तो साफ आवाज़ आ पाई। वो बहुत ही ख़राब हालत में थे। अगर मेरा ये पेशा नहीं होता, अगर उनसे बात करके कोई जानकारी लेकर उसको अपनी तरह से आपके सामने पेश करने का मेरा काम अगर नहीं होता, तो शायद मुझको उनसे बात नहीं करना था। ये थोड़ी सी अमानवीय बात थी, लेकिन अपने अपने पापी पेट का सवाल रहता है। मेरा भी पेशा है खबरों का, समाचार और विचार का, इसलिए मैंने उनसे तकरीबन मेहनत करके, थोड़ा सा गिड़गिड़ा कर, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके, दबा कर उनसे बात की। ये कौन व्यक्ति हैं मैं आपको बताता हूँ। जोशुआ नाम के एक राजमिस्त्री हैं। ये मणिपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अभी वो गुवाहाटी आए हुए थे। तो जोशुआ मकान बनाने का, जुड़ाई करने का काम करते हैं, और ये वही व्यक्ति हैं जिनके बच्चे को और पत्नी को, इन दो को एक एम्बुलेंस में इम्फाल शहर के भीतर जिंदा जला दिया गया था। इसलिए जला दिया गया था कि वो एक कुकी आदिवासी, जोशुआ का बच्चा था, उनकी पत्नी थी। ये एक अलग बात है कि जो जलाने वाले लोग थे, जिन्होंने एम्बुलेंस में 3 लोगों को जलाया, उसमें से 2 महिलाएं ऐसी थीं जो जन्म से मैतेई समुदाय की थीं, जिनमें से एक ने कुकी आदिवासी जोशुआ से शादी की थी और ये बच्चा हुआ था, और दूसरी महिला मैतेई थी। तो 2 मैतेई महिलाओं और एक मैतेई महिला के बेटे को, जो आधा कुकी था, इनको एम्बुलेंस सहित जला दिया गया था। उस वक्त जला दिया गया था जिस वक्त ये बच्चा जो है 7-8 बरस का,
इसके सिर के भीतर गोली चली गई थी। ये असम राइफल्स के कैंप में शरण लिया हुआ था। बाहर झगड़ा चल रहा था, मैतेई लोगों का, कुकी लोगों का। उनमें से किसी की गोली आके इस बच्चे के सिर में घुस गई थी। वहाँ से इसको बड़ी मुश्किल से राजधानी इम्फाल के अस्पताल लाया जा रहा था, और लाया जा रहा था बड़ा सोच समझ कर कि उस गाड़ी में ये बच्चा जो है ये जख्मी है, इसको तो लाना ही था। इसके साथ इसकी माँ को लाया जा रहा था जो कि जन्म से मैतेई थी। एक दूसरी महिला साथ में आ रही थी, वो भी जन्म से मैतेई है। तो ऐसे लोगों को एम्बुलेंस में लाया जा रहा था, लेकिन मैतेई लोगों की भीड़ को ये खबर लगी इम्फाल शहर में कि ऐसा एक कुकी आदिवासी का बेटा और उसकी पत्नी यहाँ लाए जा रहे हैं। उनको मालूम था अच्छे से कि ये जन्म से मैतेई महिला है, लेकिन उसने शादी कुकी से कर ली थी। बच्चा जो है वो आधा कुकी आधा मैतेई था। इस एम्बुलेंस को इन 3 लोगों के साथ में जला के राख कर दिया गया। मैंने जब जोशुआ से बात की तो जोशुआ ने कहा कि उसको तो आज तक वो एम्बुलेंस भी नहीं देख सका, उस इलाके में जा ही नहीं सकता है वो। कोई लाश मिलने की बात तो दूर की रही। मेरे पास इतना कलेजा नहीं था कि मैं उसको बतला सकता कि मैंने टेलीग्राफ जैसे कई अखबारों में पढ़ा है कि उस एम्बुलेंस में हड्डियों के 1-2 टुकड़े बचे हुए मिले और कुछ नहीं मिला। मैं उसको नहीं बता पाया जोशुआ को, मैं उससे पूछ भी नहीं पाया ज़्यादा। मैंने गिनी चुनी बातें पूछी, मुश्किल से मैं समझ पाया, वो मुश्किल से बोल पाए, तो उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई। कि एम्बुलेंस में जल चुके उस बच्चे और उसकी माँ के परिवार के जोशुआ का क्या कहना है, सुनिए आप मुझको बतला सकेंगे थोड़ा याद करके कि उस बच्चे के साथ हुआ क्या था, आपके बेटे के साथ? उसको चोट कैसे लगी थी? उस दिन 7 तारीख शाम 4:30 बजे में फायरिंग करा है ना, मेरे लोग में। फायरिंग करने के बाद हम तो आर्मी के हम लोग का ऊपर में असम राइफल 22 असम राइफल है ना, और उसका कैंप का अंदर हम लोग रहता है। उसके बाद असम राइफल का MI रूम में ले आया है बच्चे को, मेरा बेटी के साथ। वो लोग असम राइफल मेजर तो दीपक फेगो है ना, अरुणाचल से, वो बोला है हम लोग का कैंप का अंदर इंजरी करता है ना, इसके लिए हम रिस्क करेंगे बोला है ना। उसके बाद वो लोग असम राइफल लोग एम्बुलेंस बोला है। वो एम्बुलेंस के साथ 3 व्यक्ति मणिपुर का कमांडो आया है ना, उसका साथ करता है या है। हम सोच रहा है वो असम राइफल में असम राइफल के साथ जाना है सोचता है हम तो, मगर वो नहीं जाता है। कमांडो ने लिया है ना, रिम्स हॉस्पिटल के लिए लिया है। और इसका हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर है ना, वो रोइसेम्बा मेरा पाई भी और लुक में मॉक करके आग जला दिया है ना। हम सोचता है वो का क्राइम तो पूरा बहुत दुखी का क्राइम है ना, बहुत क्राइम है। वॉर में ऐसा नहीं कर सकता है ना। एम्बुलेंस तो वॉर में सेव कर दिया है ना, वो मणिपुर में। इससे कैसा सोचता है, कैसा आदमी है पता नहीं। मेरा पास भी तो
टेररिस्ट है, हम सोचता है, ऐसे सोचता है। हम लोग ने बच्चे लड़की तो नहीं मार रहा है ना। बिल्कुल। वो लोग ने बच्चे लड़की मारता है ना, इसलिए हम बहुत दुखी है सर। बिल्कुल। ये बेटे को गोली लगी कहाँ पे थी? हेड इंजरी है। हेड इंजरी था, सिर पर लगी थी गोली। हाँ। उसके साथ अस्पताल ले किसको जा रहे थे? आपके बेटे की माँ, आपकी वाइफ को ले जा रहे थे। हाँ। और एक कोई लड़की या महिला थी साथ में? मनपुरी लड़की। हाँ, मेरे दीदी का सहेली है। अच्छा, आपकी रिश्तेदार थी वो महिला? लिबिया लोरेम्बम। वो कितनी उम्र की थी वो? 37, 38। अच्छा, तो 2 लेडीज थी, एक बच्चा था और बाकी ड्राइवर था और दूसरी गाड़ियों में सिक्योरिटी के लोग थे। तो ये असम राइफल साथ में जाके इम्फाल तक छोड़ के वापस आ गया था, वहां से फिर नीचे? नहीं, वो तो हम लोग का ट्रेन में एक थैयेंग है ना, थैयेंग। हाँ। गाँव है ना। हाँ। 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर है। तो आपको पता कैसे लगा कि ये एम्बुलेंस जला दिए, इसमें आपकी वाइफ और बेटा ये भी जल गए? ये आपको कब पता लगा? हम पता है 6 तारीख के सुबह में। मेरा वाइफ का फादर है ना, फादर इन लॉ इम्फाल में है। मेरा फादर इन लॉ इम्फाल में है, कांगहुजम है। पाछोई का पीछे में तबुंगखोक गांव, एक छोटा गांव है ना। तबुंगखोक बोला है वो गांव। वहाँ रहता है मेरा फादर इन लॉ। वो बोला है खबर में बच्चे तुम्हारा बीबी को मौत गया है बोला है, मौत में रहता है बोला है। कैसे करेगा तुम बोला है। हम बोला है हम कैसे करेगा, हम जा नहीं सकता है बाबा, बोला है हमने। हाँ। तो आप कितनी दूर थे जहाँ पे ये जलाए हैं एम्बुलेंस से? वहां से आप कितने दूर थे? लगभग 13 किलोमीटर। 13? 13? 13 किलोमीटर पे थे, लेकिन आप जा नहीं पाए, वायलेंस इतना था। इसलिए ये मुझको से तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, हम भी मर सकता है ना। जी। ये बतलाइए मुझको कि आपकी वाइफ जो थी ये मैतेई थी? और क्रिश्चियन मैतेई थी? और आप कुकी क्रिश्चियन हो? तो ये जिन लोगों ने जलाया है उनका कहना था कि बच्चे का पिता जो है वो कुकी है, इसलिए जला दे रहे हैं। वो हो जाएगा। हाँ, ये ये आपको पता लगा क्या कि उन्होंने क्यों जलाया एम्बुलेंस को? पता नहीं, वो तो उसे बोलेगा, वो तो वो क्या सोचता है पता नहीं। हाँ, ठीक बात है। आपको क्या पता लगेगा इतने दूर? जलाने वाले लोग कौन थे, ये कुछ पता लगा? जलाने वाला तो मैतेई मेरा पाई भी है, मैतेई लोग थे? मेरा पाई भी है, मैतेई लड़की लोग है ना, औरत लोग है। मेरा पाई भी मेरा पाई भी है। नहीं, ये आपकी आखिरी बात मैं नहीं समझ पाया। मैतेई लोग थे वो लोग? उन लोगों ने जलाया था?
तो जबकि जो बच्चा था एम्बुलेंस में उसकी माँ वो तो मैतेई थी ना शादी के हाँ पहले, हाँ, तो भी जला दिया उसको। जला दिया सर। तो आप अभी तक उनका कोई फ्यूनरल वगैरह कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं? नहीं कर पाए। तो आपको कोई डेड बॉडी वगैरह कुछ नहीं मिल पाई? नहीं मिलता है, नहीं देखा है। कुछ डेड बॉडी बची है जले हुए एम्बुलेंस में कि नहीं बची है? कुछ पुलिस ने बताया आपको कि जले हुए एम्बुलेंस में कोई डेड बॉडी बची है कि नहीं बची है? और लोग वो बोला है, नहीं बोला, नहीं बचे बोला है, घर जलाने वाला है बोला है वो लोग। खबर तो झूठ बोलता है वो लोग। तो वो अब लोकल पेपर, लोकल न्यूज पेपर वो बोला है, सब झूठ है। अच्छा, क्या क्या लिखा है न्यूज़पेपर में? मेरे बच्चे भी अब जलाने वाला है, गांव अब जलाने वाला है बोला है। ये कितना बच्चा है? 6-7 है ना मेरा बच्चे तो। बहुत बच्चा वाला है, सोचता है ना। वो लोग बोला है घर जलाने के टाइम में हम लोग मारा है बोला है, झूठ बोला है। और जला है एम्बुलेंस के अंदर जला है ना हम लोग। वो लोकल न्यूज पेपर में घर जलाने के टाइम में मारा है बोला है। अच्छा, तो झूठ बोला है वो न्यूज़पेपर। ये बतलाइए मुझको, जिस समय जलाए हैं उस समय एम्बुलेंस हॉस्पिटल से कितने दूर थी? लगभग 3 किलोमीटर हो जाएगा। 3 किलोमीटर करीब थी। हाँ हाँ। तो जलाने वालों की भीड़ बहुत बड़ी थी क्या? बहुत सारे लोग थे? बहुत सारे लोग ने बोला है। तो हम देखा नहीं है। उन लोगों ने एम्बुलेंस को रोका, उनको मालूम था कि इसमें किसको लेके जा रहे हैं मरीज को? सब पता होगा, पता सब था देखा उनको? होगा। हाँ हाँ। तो वहां के लोग आपकी वाइफ को पहचानते थे क्या, या नाम वगैरह पूछ के फिर उन्होंने जलाया? पहचान में होगा ना। हाँ, मेरा दीदी ने हाँ सेल्फ इंट्रोड्यूस कर हो जाएगा, हम सोचता है ना। कितने बताने के बाद में जला है। कितनी उम्र थी आपके बेटे की? बेटे तो 7 इयर्स। 7 इयर्स का था। हाँ। उसका बर्थडे कब आता था, डेट याद है आपको? बर्थडे हाँ हाँ 22 में। हाँ 22 में। ये आपने सुना, ये व्यक्ति बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दहशत में है, डिप्रेशन में है। ये बात उन्होंने मुझको नहीं कही कि मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन उनसे बात करने के बाद जब मैंने जेम्स नाम का एक दूसरा कुकी नौजवान है जो कि मणिपुर से आया है नौकरी तलाशते हुए असम में, उससे मैंने फ़ोन पे बात की। वो समझाने के मामले में मुझको ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा जानकार मिला। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो पूरी की पूरी जाति वहाँ पर खतरे में आ गई है, जो कुकी जाति आदिवासी हैं खतरे में आ गए हैं। वहाँ पर 100 लोग जो मारे गए हैं, कुछ लोगों को कहना है इसमें ज़्यादा लोग कुकी हैं, कुछ लोगों का कहना है हमको नहीं मालूम है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि दिलीप कुमार शर्मा नाम के जिस स्वतंत्र पत्रकार से मेरी बात हुई है, लंबी बात हुई है, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इन्होंने भी न केंद्र सरकार न राज्य सरकार किसी की वकालत नहीं की, किसी के खिलाफ अनर्गल बातें नहीं कही। शायद इसकी वजह यह है कि वहाँ जितनी बर्बादी हो चुकी है, जितना जल रहा है मणिपुर, उसको देखते हुए हर किसी को लग रहा है कि किसी तरह हालात सुधर जाएं, किसी तरह अमन चैन कायम हो जाए, ऐसा लग रहा है। आप सुनिए, इनकी बातों का हिस्सा हम सुनाते हैं आपको। ये दिलीप कुमार शर्मा
इनका क्या कहना है आप सुनिए। दिलीप कुमार शर्मा ये असम के गुवाहाटी में बसे हुए हैं और पिछले 2 दशकों से दिलीप वहां पर उत्तर पूर्वी राज्यों को कवर कर रहे हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने तमाम राज्यों को कई कई बार देखा हुआ है और खासकर जिस मणिपुर में आज हिंसा का दौर चल रहा है, उस हिंसा को भी दिलीप ने हिंसा शुरू होने के बाद पिछले 1.5 महीने में वहां हाल ही में जाकर देखा है। दिलीप, मैं बहुत स्वागत करने जैसा कोई मुद्दा अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मुझको खुशी है मेरी आपसे बात हो पा रही है, क्योंकि आप वहाँ लगातार उत्तर पूर्व को कवर कर रहे हैं, आप वहाँ की जटिलताओं को समझते हैं और खासकर मणिपुर की जो हालत है वो आपने देखी है। वहाँ तनाव शुरू होने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आज वहाँ हालत कैसी है? देखिए, मणिपुर में हिंसा जो है वो 3 मई से शुरू हुई थी और आज करीब करीब 1.5 महीने हो गए हैं। अभी भी अंदरूनी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ छिटपुट हिंसा की खबरें आती रही हैं और लगातार मतलब जो मणिपुर में है तनावपूर्ण स्थिति है चारों तरफ। और ये वहाँ की जो आबादी है वो महज 28 लाख है और 40,000 वहाँ सेना और सैनिकों को वहाँ इस हिंसा को नियंत्रण करने के लिए लगाया गया है। लेकिन स्थिति में किसी तरह का सुधार नहीं दिख रहा है क्योंकि कर्फ्यू है, इंटरनेट बंद है और यूं कहें कि मणिपुर जो है वो इस हिंसा के कारण बिल्कुल 2 भागों में बंट गया है। एक पहाड़ी हिस्सा है जो 4 जिले हैं जहां कुकी जनजाति के लोग रहते हैं और एक जो मैदानी इलाका है इम्फाल घाटी का, वहाँ मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। तो इस हिंसा के कारण वहाँ इस तरह का विभाजन हो गया है, जातीय विभाजन, कि ना तो मैतेई लोग कुकी इलाके में घुस पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, ना ही कुकी लोग यहाँ आ रहे हैं। और ये इस हिंसा की जो ये जो हिंसा को अगर हम समझें तो ये इतनी व्यापक स्तर पर हुई है कि इसमें अभी दोनों समुदाय के बीच में जो भरोसा था, बरसों से एक साथ रह रहे थे, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब कोई भी अगर आप ऐसे समझे कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड थे, एक कुकी और एक मैती, वो भी आपस में एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये इसके पहले भी कभी इन दोनों समुदायों के बीच इतना बुरा टकराव हुआ था क्या? देखिए, मैती जो अगर आप मैती लोगों की बात करें तो मैती और कुकी लोगों में इस तरह की कोई बड़ी जो हिंसा की वारदात है वो सामने नहीं आई। लेकिन 90 के दशक में नागा जनजाति और जो कुकी है उनके बीच में एक बड़ी हिंसा हुई थी और उसमें भी 100 से अधिक लोग मारे गए थे और उस समय भी राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। लेकिन मैती लोगों में मैती और कुकी के बीच ऐसा कुछ विवाद नहीं था, क्योंकि अगर आप इनके जो अगर आप इम्फाल में देखें जिस तरह कुकी लोग मैती लोगों के बीच में बसे हुए थे कि चारों तरफ मैती आबादी है, बीच में 50 घर कुकी के हैं, तो वो पता चलता है कि ये जो संबंध है, ये जो दोनों के बीच जो रिश्ता था वो बहुत पुराने समय से जमकर बनाया हुआ रिश्ता था और इसी भरोसे में वो एक दूसरे के साथ रह रहे थे। लेकिन अब इम्फाल पूरा खाली हो चुका है, वहां एक भी आपको कुकी जनजाति का व्यक्ति नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह जो 4 पहाड़ी राज्य हैं, उन 4 पहाड़ी राज्यों में एक भी मैतेई व्यक्ति का ना तो घर है वहां पे, ना ही वो वहां खुद प्रेजेंट है। यानी इस तरह से ये विभाजन हुआ है, ये जातीय हिंसा हुई है इतने व्यापक स्तर पर कि अब लोग जो हैं उनसे जब भी मैं गया वहां और मैंने दोनों समुदाय के लोगों से बात की, दोनों को बराबर नुकसान हुआ है। जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग मरे हैं। लेकिन एज ए बतौर रिपोर्टर जब मैं छोटे छोटे इलाकों में गया और वहाँ जिन लोगों से मैंने मिला, पीड़ित परिवारों से बात की, तो मुझे लगता है कि ये जो संख्या है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ जो सरकारी प्रशासन है वो एक तरह से ठप हो गया है। ना ही वो कुछ ब्रीफ कर पा रहा है, ना ही वो कुछ बता पा रहा है कि दरअसल क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति इतनी बिगड़ गई है, लगातार जो हिंसा की घटनाएं आ रही है, उसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हमने कोशिश की थी प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर चीफ मिनिस्टर तक मिलने की, लेकिन बीजेपी और जो वहाँ जो सत्ताधारी जो बीजेपी सरकार के जो मुखिया हैं वो अभी मीडिया से इस बारे में सीधे बात नहीं कर रहे हैं।
मैं एक छोटा सा सुधार करना चाहूंगा। जब आपने कहा कि 4 पहाड़ी राज्यों में, मेरा ख्याल है आप 4 पहाड़ी जिले बोलना चाहते थे। 4 पहाड़ी जिलों की बात कर रहा हूँ, माफ हाँ, कीजिएगा। वो रिकॉर्ड में सही रहे इसलिए मैंने जी जी जी, 4 पहाड़ी जिलों की बात कर रहा हूँ। जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जो कहा कि नगा लोगों में और कुकी लोगों में पहले 90 के दशक में संघर्ष हुआ था, तो वो दोनों ही आदिवासी समुदाय थे। आदिवासियों के बीच के 2 समुदायों का झगड़ा था। जी लेकिन आज जो विवाद है वो है मैतेई जो कि गैर आदिवासी हैं और कुकी जो कि आदिवासी हैं, इनके बीच का झगड़ा है। और जो 3 मई से शुरू तब हुआ जब हाईकोर्ट ने कहा कि मैतेई समुदाय के लोगों को आदिवासी समुदाय में शामिल करने के लिए, आरक्षण में शामिल करने के लिए सरकार कोई सिफारिश करे, ऐसी ही कोई बात थी। देखिए, मणिपुर में ये जो चीजें हैं, क्योंकि अगर आप हिंसा हिंसा की अगर वहाँ जो तस्वीर हमें देखने को मिली है, जो लोगों से बात करने को मिली है, ये एक दिन में शुरू हुई हिंसा नहीं थी कि आज ही विवाद हुआ, अदालत ने कुछ सिफारिश कर दी केंद्र सरकार से कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने की सिफारिश कर दी। ऐसा नहीं था। ये विवाद जो है कई कारणों से पिछले कई महीनों से ये वहां पक रहा था। अच्छा। इसमें जो सबसे बड़ी जो 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 बात समझ में आई है, वो हम्म। लड़ाई एक्चुअली जमीन के अधिकार को लेकर है। हम्म। जमीन का अधिकार को लेकर इसलिए है कि देखिए, मैतेई जो है उनका कहना है कि भाई जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो हमारे मैदानी इलाके में, वैली में आकर वो अपनी जमीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं, लेकिन हमारे लोग वहां नहीं जा सकते। हाँ। ये एक कारण, ये दोनों के बीच में इसको लेकर टशन शुरू हुई हम्म। थी। इसके बाद जो पड़ोसी मुल्क है, क्योंकि मणिपुर का जो ये इलाका है, चूड़ाचांदपुर का जो इलाका है जहां से ये पूरी जो हिंसा की शुरुआत हुई, और वो जो है वो म्यांमार के साथ उसका बॉर्डर है। हाँ। और म्यांमार में पिछले 1 साल से जो म्यांमार में जो संघर्ष हो रहा है सेना के साथ और वहाँ के जो जो वहाँ जो विद्रोही हैं उनके साथ, तो ये कहा जा रहा है कि पहले तो आपको ये समझना होगा कि कुकी जो एक जनजाति है, उसमें कई सारी जनजातियां शामिल है। उसमें बाइते, चीन है, और इन सबका जो जो इन सबकी जो चेन है हाँ। वो कहीं ना कहीं म्यांमार से जुड़ी हुई है। हम्म। वो किसी समय वो म्यांमार से माइग्रेट हुए हुए हैं। हाँ। अगर आप ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय का अगर इतिहास पढ़ें तो आप ज्यादा साफ हो जाएंगे कि किस तरह जी। से कुकी लोगों को लाया गया था यहाँ पे। जी। तो ये लगातार ये सवाल आ रहा था कि भाई, एक तो मैतेई जो समुदाय हैं वो जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, और दूसरी उन ये लगातार वहां से ये सरकार की इसके पास इनपुट आ रही थी कि बहुत सारे वहां संघर्ष, म्यांमार में संघर्ष बढ़ने से वहां से इस पार बहुत सारे शरणार्थी आ गए। हाँ। तो ये कुल मिलाकर ये धीरे धीरे इस तरह का एक विवाद बन गया कि भाई अगर ऐसा हुआ तो एक दिन तो मैतेई लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई अरे, अगर इसी तरह हमारी जमीन पर अगर कब्जा होते गया और इनकी आबादी बढ़ती गई, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि अब वहाँ एक आरोप प्रत्यारोप की वहाँ बाढ़ सी आ गई है। कोई कह रहा है कि साहब 2011 की जो जनगणना थी उसके मुताबिक इन लोगों की आबादी कुकी लोगों की बहुत बढ़ गई है। कोई कह रहा है कि साहब मैतेई जो है वो झूठे प्रोपागंडा कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये चीजें उनके दिमाग में थी कि भाई कुकी जो जनजाति के लोग हैं वो म्यांमार से उस पार से यहाँ आ रहे हैं, और ये धीरे धीरे हमारी जमीनों पर बैठते जा रहे हैं। ऐसे तो हम एक दिन यहाँ अपने ही राज्य में हम नहीं रह पाएंगे। और इस बीच ही क्या हुआ कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ की जो मणिपुर का जो हाई कोर्ट है उसके इस तरह का एक एक रिकमेंडेशन, एक आदेश आ गया कि भाई जो मैतेई समुदाय हैं उनको एसटी में, उस राज्य सरकार को बोला गया कि वो केंद्र सरकार से सिफारिश करे इसकी कि उनको एसटी का दर्जा मिले। हाँ। इसके बाद क्योंकि नागा भी ट्राइबल है, जनजाति है, और कुकी भी जनजाति है, तो इस मुद्दे पे वो जनजाति और गैर जनजाति में वो अलग हो गए। और हाँ। 3 तारीख को उन्होंने एक रैली निकाली। किसने? चूड़ाचांदपुर से एक रैली निकाली। चूड़ाचांदपुर आप ये समझिए कि इम्फाल से करीब 60-65 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक पहाड़ी जिला है और म्यांमार के सीमावर्ती है। तो वहां से एक रैली निकाली, और रैली निकालने के बाद ये कहा गया कि भाई वहाँ
रैली में बहुत सारे लोगों ने समर्थन करने के लिए, नागा जो जनजाति है उसके लोगों ने, कुकी की जो बाकी जनजातियां उनके लोगों ने वहां सॉलिडेरिटी मार्च निकाला और सब लोग शामिल हुए। लेकिन उसी दिन वहां किसी ने वहां हिंसा भड़का दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब टायर जलाकर किसी ने, मैती समुदाय के लोगों ने रैली का विरोध किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुछ मिसक्रिएंट थे जिन्होंने इसको फैलाया। अभी तक इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि एक्चुअली दरअसल कहां से क्या हुआ हाँ। और इस तरह से ये हिंसा भड़की। तो वहां जो चूड़ाचांदपुर में जो मैं गया था, मैंने देखा वहां जो मार्केट है, मार्केट के अंदर मैती लोगों के एस्टेब्लिशमेंट है, दुकानें हैं, घर है, वो पूरे जले हुए थे। और इम्फाल में अगर आप बात करें, राजधानी इम्फाल में, तो उसका रिपरकशन बाद इम्फाल में भी हुआ कि जैसे ही मैती लोगों के घर जलने लगे तो इम्फाल में जो कुकी कॉलोनियां थी, कुकी जो बसे हुए थे, उनके घर जलने शुरू हो गए। तो इम्फाल में एक पैलेस कंपाउंड है जहां कल्चरल एक्टिविटीज होती है। मणिपुर का वो बहुत ही प्रतिष्ठित माने पैलेस कंपाउंड है जहां हर तरह के जो सांस्कृतिक जो कलाकार हैं बड़े, वो सब आके जमा होते हैं। उसके सामने की जो कॉलोनी है, अगर आप उसका दृश्य देखें तो वो दृश्य किसी युद्ध से आपको लगेगा कि शायद हो सकता है कि यूक्रेन के किसी छोटा सा हिस्सा है, या आप किसी इसी तरह के मतलब युद्ध युद्ध वाले किसी जगह आ गए हैं। वो अच्छा। पूरी की पूरी कॉलोनी जली हुई थी और वो वहाँ पक्के मकान थे लोगों के, और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि बहुत ही संभ्रांत मतलब लोगों के घर मकान थे। तो ये जो पूरी जो ये जो हिंसा है 3 तारीख के बाद शुरू हुई। सरकार, इस तरह के आरोप हैं कि सरकार चाहती तो उसको अगले 1-2 दिन के अंदर ठीक कर सकती थी, ज्यादा फोर्स बुला सकती थी, जो भी सरकार मतलब जो किसी भी जगह दंगा को रोकने के लिए जितने भी तरीके होते हैं। लेकिन 1.5 महीने बाद भी ऐसा लग नहीं रहा है कि वहां जो प्रयास है वो बहुत ईमानदारी के साथ किए गए हैं। दिलीप, एक छोटी सी बात मुझको बतलाइए कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से पहुंचे थे मणिपुर, और शायद 2 दिन 2.5 दिन रहकर उन्होंने वहां चीजों को सुलझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि 15 दिन के लिए शांति को एक मौका दीजिए, इस तरह की कोई बात उन्होंने कही थी। उनके आने के बाद, उनके मणिपुर पहुंचने और लौटने के बाद, क्या वहां हिंसा में कोई कमी आई है? देखिए, जहां तक मुझे तारीख याद है, 29 जून को गृह मंत्री वहां पहुंचे थे। और उन्होंने, एक तो क्या था कि उनके आगमन को लेकर कई सारे जो स्थानीय संगठन है उनमें थोड़ी सी नाराजगी थी कि भाई हिंसा शुरू होने के बहुत दिन बाद पहुंचे। बिल्कुल। 3 तारीख को हिंसा शुरू हुई, 29 जून को पहुंचे वो। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बराबर कोशिश भी की, कई सारे संगठनों से मिले, चूड़ाचांदपुर भी गए, और उन्होंने 15 दिन का समय दिया कि हम सब मिलकर बात करेंगे और ये जो भी मुद्दा है हम इसको सुलझा लेंगे। लेकिन इस बात को आज 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, और वहाँ इसके बाद भी हिंसा हुई है। उसके बाद भी लोगों की जान गई है। अभी पिछले हफ्ते ही एक संदिग्ध उग्रवादी हमले में 9 लोग एक साथ मारे गए हैं जो मैती समुदाय के हैं। उसके बाद से उन 9 लोगों की मौत के बाद से कुछ जो वहाँ के संगठन है उन्होंने बीजेपी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। जैसे आपने देखा होगा कि जो केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री हैं, राज्य विदेश मंत्री जो हैं, R.K. रंजन साहब, उनके घर को निशाना बनाया गया। वहाँ जो बीजेपी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनके घर को निशाना बनाया गया, और कई मंत्रियों के कई मंत्री और विधायकों के घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई, और बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। तो ये मैंने बात ऐसी है कि इसको इस तरह समझा जाए कि जो घाव था 3 मई को, जो घाव लगा था शरीर में, वो छोटा था, उसकी मलहम पट्टी करके उसको ठीक किया जा सकता था। लेकिन अब ये घाव जो है बहुत बड़ा बन गया है। और बड़ी बात यह हो गई है कि कुकी लोगों का जो प्रतिनिधित्व, अगर आप इसको समझें कि मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें, 40 सीटें मैती लोगों के हिस्से में है, और 20 सीटों पर कुकी और नागा जनजाति का अधिकार है। जी। तो कुकी के जो 10 विधायक हैं जो बीजेपी से भी हैं और मणिपुर सरकार में साथ थे, हाँ। लेकिन उनका सीधा कहना है कि भाई ये जो पूरी जो हिंसा हुई, इसमें सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। नहीं दिया।
सरकार ने हमारे लोगों को नहीं बचाया, हम्म, इसलिए हम जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उस पर हमको बिल्कुल अब भरोसा नहीं रहा। हम्म, तो हमें अलग से जो हमारा एरिया है, हाँ, चूड़ाचांदपुर या जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाँ, उसमें हमको एक अलग से प्रशासन की व्यवस्था चाहिए। हाँ, हम अब उनके साथ नहीं जाएंगे। हाँ, अब ये जो मसला है ये इतना उलझा हुआ है हाँ, कि हालांकि अमित शाह जी ने मीडिया के समक्ष तो नहीं कहा, लेकिन जो मैतेई जो समूह है, जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की, उन लोगों का यह दावा है कि अमित शाह जी ने कहा कि हम किसी भी तरह का अलग प्रशासन का समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, तो ये मामला और उलझ गया है। हाँ, इसके अलावा जो सीज फायर ग्रुप्स हैं कुकी के, हम्म, जो मिलिटेंट ग्रुप्स है जो सरकार से वार्ता कर रहे हैं, उन उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी इस हिंसा में बताई जाती है कि मैती लोगों पे जो भी हमला हुआ है तो उसमें उनकी भी इन्वॉल्वमेंट बताई जाती है। तो मैती लोगों का कहना है कि भाई उनके जो सीज फायर का जो है उनको खत्म करके उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो इसमें ऐसा ये हो गया है, ये मसला इतना जटिल हो गया है कि कुकी लोगों के जो संगठन है, नागरिक संगठन है, इसके बाद में पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं या जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उन लोगों में भी कहीं ना कहीं वो समन्वय, कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता। हम्म, तो इन सारे लोगों को एक टेबल पर लाकर और पहले वाली स्थिति में पूरे भरोसे के साथ बात करना बहुत अभी मुश्किल है, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, दिलीप, आप जो बात बोल रहे हैं ये बात मोबाइल फोन के साथ तो होती है कि उसको फैक्ट्री रीसेट कर दिया जाए, जी और ये बात कंप्यूटरों के साथ भी होती थी कि विंडोज का पुराना एडिशन डाल दिया जाए, नया पसंद नहीं है तो उसको डाउनग्रेड कर दिया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि असल जिंदगी में, सामाजिक राजनीतिक जिंदगी में ये मुमकिन नहीं है कि घड़ी को आप पीछे ले जाके सेट कर दें। बिल्कुल एक वक्त हम बिल्कुल। साथ में रहते थे, तो चलो अब हम 1978 में चले चलते हैं और फिर से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, उस किस्म का असल जिंदगी में हो नहीं पाता है। जी तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है मणिपुर में, जिसमें जी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी है शायद, जी ये इसके भी उसमें एमएलए शामिल हैं हाँ गठबंधन में। अभी जी अभी एनपीपी के एक लीडर जो कि वहाँ डीजीपी रह चुके हैं मणिपुर में, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री इसको नहीं संभाल पा रहे हैं इस नौबत को, तो हमको बीजेपी गठबंधन में इस सरकार के साथ अपने रिश्तों के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। तो आपको लगता है कि इस हालत में सरकार जो है, सत्तारूढ़ गठबंधन जो है, उस पे भी कोई तनाव या खतरा हो सकता है? देखिए देखिए, सरकार को खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि जो मणिपुर में बीजेपी की ये लगातार दूसरी बार सरकार बनी है जी। और इसमें बीजेपी के खुद के 32 विधायक हैं, हम्म, और इसलिए सरकार को खतरा नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि मुख्यमंत्री को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। हम्म, मुख्यमंत्री को लेकर सवाल है। मेरी कई लोगों से, मणिपुर के लोगों से बात हो रही थी, तो कुछ लोगों का एक कहना था कि अगर मुख्यमंत्री को ड्रॉप कर दिया जाए हम्म, तो हो सकता है कि 50% वायलेंस उसी दिन रुक जाए। हाँ, हाँ, हो सकता है कि क्योंकि जो लोग हैं जो बातचीत के लिए आना नहीं चाहते इनके लीडरशिप में, हम्म, क्योंकि आपको मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूं कि अभी केंद्र सरकार ने वहां की जो राज्यपाल हैं उनके उनकी अध्यक्षता में एक पीस कमेटी बनाई है, हम्म, और वहां उस पीस कमेटी में 51 लोगों को रखा गया है। अलग अलग समुदाय के लोग हैं, आईएएस, रिटायर्ड आईएएस हैं, और उसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी हैं। हम्म, उसको लेकर भी कुकी लोगों का और कुकी जो संगठन है उनका, कुकी जनजातीय संगठनों का विरोध है कि जिस कमेटी में बीरेन सिंह को रखा जाएगा उसमें वो शामिल नहीं होंगे। मतलब ये इस तरह का विरोध है हम्म, कि ऐसा नहीं है कि केवल जो विरोध है एक तरफा है कि कुकी को ही तकलीफ ज्यादा है, हम्म, मैते भी बहुत तकलीफ में है। हम्म, इस पूरी हिंसा में दोनों समुदाय ने बहुत कुछ खोया है। हम्म, अपनी अपनी
बरसों सालों पुराने अपना विश्वास खोया है, अपने लोगों को खोया है। और मणिपुर इतना सुंदर राज्य है, जो मणिपुर के बारे में जो जो लोग पढ़ते हैं, मणिपुर को जो जानते हैं, वो अभी इस मौजूदा हालात में शायद मुझे मुझे लगता है कि वो जरूर बहुत सदमे में होंगे, क्योंकि मणिपुर में आप देखिए, मैरी कॉम से लेकर जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी लिख रहे हैं, उन्होंने पूरे भारत का नाम विश्व में रोशन किया है। बिल्कुल। और पूरे भारत में जिस तरह भारत भारत का नाम रोशन किया, मणिपुर को भी उन्होंने ग्लोबल लेवल पे एस्टेब्लिशमेंट किया है। बिल्कुल। आज मणिपुर में जो हालात हैं और इस विकसित राज्य राज्य की तरफ जो बढ़ रहा था मणिपुर, वो बहुत इस हिंसा के लिए पीछे चला गया है। इसलिए अभी जो भी राजनीतिक बार्गेनिंग हो रही होगी, सब पार्टियां अपने अपने नफा नुकसान देख रहे होंगे, लेकिन अभी सबसे जो बड़ी चुनौती सरकार के लिए यही है कि पहले किसी भी तरह इन दोनों समुदायों को एक टेबल पर लाकर पूरी स्थिति को शांत की जाए, मणिपुर में फिर से वो हालात सामान्य किए जाए, उसके बाद आगे की बातचीत हो सकती है। हाँ दिलीप, मैं करण थापर के शो में एक बड़े कुकी नेता को देख रहा था। वो कुकी जनजाति के एक बड़े संगठन के सेक्रेटरी या कुछ थे, मुझको नाम अभी याद नहीं है। उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ साफ कही कि ये मुख्यमंत्री हिंसा को भड़का रहा है। कुकी लोगों के खिलाफ इस मुख्यमंत्री ने हिंसा भड़काई है और इनके साथ किसी तरह का गुजारा नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए कोई अलग ऑटोनोमस इलाका बनाए, कुछ बनाए। तो करण थापर ने उनसे पूछा कि क्या इस मुख्यमंत्री को हटाने से बात बन जाएगी? तो उन्होंने कहा कि देखिए, वो वक्त निकल चुका है कि जब बात बन जाती इनको हटाने से। अब तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि इनको आप हटाएं नहीं हटाएं उससे कुछ नहीं बनता। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर हमको अलग से अपना प्रशासन नहीं मिलेगा, चाहे वो केंद्र प्रशासित प्रदेश हो चाहे कुछ हो, अगर नहीं मिलेगा तो ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हम तो वैसे भी मर जाने वाले हैं, हमको तो वैसे भी खत्म कर दिया जाने वाला है। उनका ये मानना था। आपको लगता है कि ये तनाव कुकी लोगों देखिए मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना है? देखिए, ये बात तो सही है कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जिस तरह से हिंसा को समय पर रोक लेने से ये इतनी बाढ़ नहीं आती, पानी को अगर आप जल्दी रोक लेते। लेकिन इसमें भरोसा टूटा है, जो कैजुअलिटी है वो बड़ी है, हजारों घर जले हैं। तो लोगों के मन में इस तरह की दरार आ गई है, नफरत आ गई है, जिसको एक दिन में तो ठीक नहीं किया जा सकता। और अगर हम छोटा सा उदाहरण देकर समझें, तो मैं जब कुकी इलाके में गया था, चूराचांदपुर में, तो मैंने एक 23 साल के लड़के के परिवार वालों से मुलाकात की। वो कुकी समुदाय का था और उसकी रैली वाले दिन उसकी गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी चूराचांदपुर में। उसके पिता भारतीय फौज से रिटायर्ड हैं, बड़े भाई अर्धसैनिक बल में काम करते हैं, लेकिन उनके मन में भी इस पूरी हिंसा को लेकर इस तरह का गुस्सा है कि अब तक उस लड़के का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। उसका शव अब तक अस्पताल के उसमें है, मुर्दा घर में है। हाँ, वो बार बार अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम तब तक उनका शव लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि हमको मणिपुर से बिल्कुल अलग प्रशासन नहीं मिलता। तो लोग, आप सोचिए कि जो चूराचांदपुर का जो अस्पताल है, वहां जो मॉर्ग है, मुर्दा घर है, वहां 23 से ज्यादा लाशें अब तक पड़ी हुई है। लोग अब हो चुके हैं, पत्थर हो चुके हैं अंदर से। भाई, हर रिलीजियस उसमें जो क्रेमेशन होता है, अंतिम संस्कार होता है कि भाई उसकी जो वो सदगति की प्राप्त करे, लोग वहां भी वो इतने गुस्से में है कि उस चीज को भी उन्होंने छोड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि जब तक फैसला नहीं होगा हम मॉर्ग से बॉडी नहीं लेंगे। तो ये 2 दर्जन डेड बॉडीज इसीलिए रखी हुई हैं कि जब तक ये फैसला ना हो हम कल नहीं करेंगे। कुकी समुदाय की बात कर रहा हूं मैं। तो आप इससे ये समझिए कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या उसके विरोध को, जो लोग उसके विरोध का झंडा लेकर चल रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। और इसका समाधान इतना आसान नहीं लग रहा है ना।
दो चीजें मुझको समझना था आपसे दिलीप। एक तो ये है कि क्या ये मैतेई और कुकी जातियों के बीच का झगड़ा है, या ये हिंदू बहुसंख्यक मैतेई जाति और 100% ईसाई कुकी लोगों के बीच में धार्मिक संघर्ष हो गया है। देखिए, ये इंसानी फितरत है कि जब आपसे मेरी लड़ाई हो और आप अगर किसी दूसरे धर्म से हैं तो मैं उस पर सीधे सवाल खड़ा कर दूं कि भाई आप तो फलाने धर्म से हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि ये मुझे जो लगा ये जातीय हिंसा ही है। हालांकि वहां चर्च जले हैं, मंदिरों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन ये अगर इसको समझने की कोशिश करें, शुरुआती हिंसा को अगर हम देखें, उसके नेचर को देखें, तो ये जातीय हिंसा ही है। लेकिन वही है कि गुस्साई भीड़ जो होती है वो किसी भी तरह टारगेट कर सकती है। हो सकता है इसका कोई और एक पक्ष हो जो अपने फायदे नफा नुकसान के लिए कुछ कर सकता हो। वो तो अगर एजेंसियां जांच करेगी और रिपोर्ट अगर सही में सामने आएगी, लोगों के तो पता चल पाएगा कि दरअसल क्या है। लेकिन पत्रकार के तौर पर मैंने मणिपुर में समय बिताया है अभी, और मैं वहां जाकर आया हूं, तो ये मुझे एथनिक क्लैश ही लग रहा है। लेकिन हाँ, ये भी इसके साथ ये भी सच है कि मणिपुर में कभी भी इससे पहले जो हिंसा हुई उसमें जो मेरी बात हुई लोगों से, जो वहां के स्थानीय लोगों से बात हुई, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मणिपुर में इससे पहले हिंसा जरूर हुई है, लेकिन धार्मिक स्थलों को इस तादाद में नुकसान नहीं पहुंचाया नहीं गया। पहुंचाया गया। अभी मैं देख रहा था कि सैकड़ों चर्च जल गए हैं, शायद मंदिर उसी संख्या में या कम ज्यादा जले होंगे, लेकिन चर्च सैकड़ों जले हैं, ये बात सब जगह आ रही है, और मंदिरों के देख जलने की भी बात आ रही है। देखिए, जो चर्च की बात तो हो रही है, लेकिन मंदिरों की बात भी हो रही है। सरकार का जो आंकड़ा है, सरकार ने जो अपने पास आंकड़ा जो संग्रह किया है, उसमें मंदिरों का भी जिक्र है और चर्चों का भी जिक्र है। जी। लेकिन क्या है, चर्च क्या है कि वो पब्लिक पब्लिक जो इंस्टीट्यूशन की तरह है, बाहर है, सब लोग वहाँ प्रार्थना स्थल है, सारा जाते हैं, तो वो लग रहा है। लेकिन मैती लोगों के 2000 घर जले हैं। और मैती लोगों के जो घर होते हैं उसका उसको ये समझिए आप कि बेसिकली 90 के दशक में मैती लोगों को थोड़ा सा उसमें हिंदुइज्म थोड़ा सा हावी हुआ था। जी। लेकिन लेकिन मैती लोग जो है ना, वो सानामाई जो अपना खुद का धर्म है, हाँ। एक एक तरह से वो जंगल और पेड़ की पूजा की तरह है, तो अपने सानामाई देवता को मानते हैं। तो उनके जो घर का जो आर्किटेक्चर होता है वो ऐसा होता है कि घर में आप जैसे ही घुसेंगे, बाहर का जो उसकी जो बाउंड्री का गेट होगा उसके बाहर एक छोटा मंदिर होता है, अच्छा। सानामाई मंदिर होता है। तो जिस तरह से घर 2000 घर चले, तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई 2000 घर में जाहिर सी बात है कि उनके सानामाई मंदिर भी थे। ठीक। और कुछ कुछ पब्लिक मंदिर भी चले हैं, जो 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 मतलब सार्वजनिक जो मंदिर होते हैं, उसको में भी तोड़फोड़ हुई है। लेकिन मैती लोगों का यह भी कहना है कि भाई 2000 घर जले तो हमारे मंदिर भी जले और चर्चों को भी नुकसान पहुंचा है। मैं दिलीप एक चीज समझना चाहता हूँ, किसी न्यूज रिपोर्ट में पढ़ रहा था मैं आज ही कि कुकी समुदाय के कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी की लीडरशिप वाली जो गवर्नमेंट है मणिपुर में, वो ईसाइयों के ऊपर इसलिए इतने जुल्म ढा रही है, इतनी इतनी हिंसा ईसाइयों के साथ इसलिए हुई है कि वो बाकी हिंदुस्तान में हिंदुओं को खुश करना चाहती है। देखिए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये इंसानी फितरत होती है कि जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो हम कई सारी चीजों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम चाहते हैं जमीन, ये मोटा मोटा समझे तो ये जमीन के अधिकार की लड़ाई है। और ये शुरुआत ऐसे नहीं हुआ कि शुरू में कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन को तोड़ा और फिर शुरू हो गई। ये ये अदालत का एक फैसला आया और जमीन जमीन के अधिकार से, मैती लोगों के एसटी स्टेटस से शुरू हुआ है। लेकिन अब जब एक हिंसा होती है, बड़ी तादाद में होती है, और जब उसका आकलन करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती है। लेकिन ये इस समय जो है वो, मैं ये नहीं कहूंगा, ये कहना सही नहीं होगा कि कोई भी राजनीतिक दल किसी अन्य अपने लोगों को खुश करने के लिए करेगी, क्योंकि वैसा नेचर इस हिंसा का लग नहीं रहा है। अच्छा। वैसा जो नेचर है वायलेंस का, वो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ शुरुआती पॉलिटिकल एलिमेंट्स हो और हम इसको किसी से जोड़ दें। लेकिन वो इंसानी फितरत होती है कि जब एक बड़े
स्तर पर लड़ाई होती है, बड़े स्तर पर जब हिंसा होती है, और जब हम उसका आकलन करना शुरू करते हैं तो चर्च चर्च के दृश्य भी सामने आते हैं, मंदिर भी आता है, लोगों के घर भी आते हैं। लेकिन इसमें समझने की और सरकार के लिए करने की जो सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि मणिपुर को बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है, और मणिपुर को किसी भी तरह बचाने के लिए वहां शांति स्थापित करना सब सरकार की और वहां जितने भी संगठन है सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो चारों तरफ से सुनाई पड़ती है मुझको, आपने भी कुछ लोगों की बात बतलाई है, चारों तरफ से मैं ये पढ़ता हूँ कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वहां पे, बीरेन सिंह हैं वहां मुख्यमंत्री शायद बीजेपी के, उनके रहते हुए किसी तरह की शांति वहां कम से कम कुकी मोर्चे पे नहीं हो सकती। कुकी लोगों को जो नॉन निगोशिएबल जो है, जिस पे कोई समझौता नहीं है, वो शायद बीरेन सिंह का नाम है कि इसके मुख्यमंत्री रहते हुए कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई शांति नहीं हो सकती। आपको लगता है क्या कि ये मुख्यमंत्री इतना बड़ा मुद्दा है? देखिए, अगर मणिपुर के अगर आप गिने चुने जो अभी जीवित हैं, अगर कुछ राजनेताओं की बात करें तो बीरेन सिंह एक मंजे हुए राजनेताओं में से एक है। बीरेन सिंह की अगर आप शुरुआत देखें तो बीरेन सिंह जब वहां कांग्रेस की सरकार थी और ईबोबी सिंह जब वहां चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो बीरेन सिंह उस समय एक जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी हुआ करते थे। और बीरेन सिंह ने बीएसएफ के लिए खेला है, नौकरी भी की है, वो पत्रकार भी रहे हैं आके, और सेडिशन के चार्ज में जेल भी गए हैं। तो बीरेन सिंह मणिपुर को समझते थे, और बीरेन सिंह को उस उससे पहले मैं थोड़ा ये बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार आई और मुख्यमंत्री ईबोबी सिंह बने तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, उस दौरान वहां कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती थी और बीरेन सिंह को लाया गया था। तो बीरेन सिंह इनके संकट मोचक के तौर पे थे। अच्छा। और लगातार 3 सरकार बना ली। बाद में मुख्यमंत्री ईबोबी सिंह के साथ इनके इतने मतभेद हुए कि जो तीसरा कार्यकाल था उसमें बीरेन सिंह को ड्रॉप कर दिया गया। तो बीरेन सिंह कांग्रेस से ड्रॉप होने के बाद रहे, और जब 17 में जब चुनाव आया तो वो बीजेपी की तरफ चले गए। तो बीजेपी की तरफ जाने के बाद पहला जो कार्यकाल था उसमें तो वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए। वो कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बन पाए थे, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई थी। हाँ। लेकिन इस बार जो दूसरा कार्यकाल हुआ उसमें बीरेन सिंह पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं। ठीक। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो जो बीजेपी के लिए जो मुश्किल का जो काम है वो ये है कि जो लगातार दूसरी सरकार बनाने में बीरेन सिंह की जो भूमिका रही उसमें उनको वो जल्द से हटा नहीं पा रहे हैं। हाँ। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीरेन सिंह के हटने से हो सकता है हाँ। कि जो बैठकें जो शुरू नहीं हो पा रही है अभी तक, हाँ। हाँ। हो सकता है कि वो बैठकें मैती कुकी लोग बैठना शुरू कर दें। हाँ। और अभी मैंने आपको कहा है कि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी अपना नफा नुकसान देखती है, तो सब लोग अब दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, हर हाँ। लोग अपनी अपनी अप्रोच लेके गए हुए हैं। हाँ। हाँ, हाँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज के समय में, आज के दिन अभी तक तो बीरेन सिंह मजबूत है। हाँ, मैंने कई कुकी लोगों से बात की, जो छोटे बड़े नेता हैं वहाँ के। जो एक बच्चा अपनी माँ के साथ एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया गया, मैंने उस बच्चे के पिता से भी बात की, जिसकी जिसकी वाइफ और जिसका बेटा जला दिया गया एम्बुलेंस में, उससे भी मैंने बात की। वो आपके गुवाहाटी में ही था, कल टेलीफोन पे मैंने बात की उससे। बहुत, और दिल्ली में जो कुकी आंदोलन कर रहे हैं ऐसे कुछ लोगों से मैंने बातें की। मेरे दिमाग में जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि मौजूदा भाजपा मुख्यमंत्री के रहते हुए कुकी लोग किसी तरह की बात करना नहीं चाहते। आपने भी कहा है कि उनके रहते हुए ये पीस कमेटी में आना नहीं चाहते कुकी, उनके रहते हुए निगोशिएशन टेबल पे शायद नहीं आ पाए कभी। तो ये एक बड़ा रोड़ा दिख रहा है अभी वहां पे। ये तो बीजेपी को तय करना है कि उसका मुख्यमंत्री कौन रहेगा, लेकिन हम और आप जो तनाव देख रहे हैं, हिंसा देख रहे हैं, तो शायद यही एक तस्वीर बन रही है कि मौजूदा बीजेपी मुख्यमंत्री के रहते हुए वहां पर शायद कोई पीस प्रोसेस आगे न बढ़ पाए। मुश्किल है, क्योंकि देखिए अभी 3 दिन पहले जो वहां राजधानी इम्फाल में, जो आप समझिएगा कि एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह, आप समझिएगा आसान शब्दों में कहूँ तो, कि भाई जो चारों तरफ जो गैलरी बनी हुई है वो पहाड़ी जिले हैं, हाँ। और जो समतल जहाँ फुटबॉल खेला जाता है ग्राउंड, वो इम्फाल घाटी का इम्फाल इलाका है। का इलाका है। तो
घाटी के इलाके में बहुसंख्यक मैती लोग बसे हुए हैं। हाँ। तो जो पहाड़ पे जो मैती लोग गए हुए थे, जो पहले के बसे हुए थे, बहुत पहले के, जो इनके एसटी का दर्जा का जो सरकारी जो उनका जो दर्जा का जो नोटिफिकेशन है उससे पहले के, जी। तो वो लोग अब सब घाटी में आ गए हैं। हाँ। क्योंकि पहाड़ पे एक भी अब मैती नहीं है और ना ही घाटी में एक कुकी आदमी है। तो अब 3 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब रिलीफ कैंप का दौरा कर रहे थे कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं, सबको खाना पीना मिल रहा है कि नहीं। लेकिन किसी भी राज्य के एक चीफ मिनिस्टर के लिए उसकी पूरी जनता, उसकी जो पूरी जनता है, चाहे वो पहाड़ पे बसी है चाहे मैदानी इलाके में, लेकिन चीफ मिनिस्टर खुद भी पहाड़ी जिलों के रिलीफ कैंप में नहीं जा सकते। अब ऐसी स्थिति बनी हुई है। यानी तो जाएंगे, इस स्थिति को जाएंगे तो कोई अप्रिय स्थिति आ जाए, ऐसा हो सकता है वहां। नहीं, अभी तो नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए ये मैं आपको बता दूं कि जहां कुकी इलाका शुरू होता है और जहां मैती इलाका खत्म होता है, उसके बाद से कुकी लोगों के जो गार्ड हैं, अपने ही जो विलेज डिफेंस गार्ड के लोग जो हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। वो लोग बाकायदा आपकी गाड़ी चेक करते हैं, बाकायदा आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारा ड्राइवर था वो मुस्लिम कम्युनिटी से था, क्योंकि हम मैती ड्राइवर, ऐसे आमतौर पर हम इम्फाल जाते हैं तो मैती ड्राइवर ही हमको मिलता है, लेकिन मैती ड्राइवर ने मना कर दिया कि हम नहीं जा सकते। तो दोनों तरफ टेंस है, और दोनों तरफ के लोग आपसे, जब आपको पता, उनको पता चलता है कि आप पत्रकार हैं, तो आपसे ये सवाल जरूर करेंगे कि चूरा चांदपुर वाले पूछेंगे साहब इम्फाल में कैसा है माहौल, और इम्फाल वाले पूछेंगे साहब चूरा चांदपुर में कैसा है माहौल। यानी दूसरे लोग मतलब 65 किलोमीटर में इस तरह कट गए हैं कि लग रहा है कि दो अलग अलग देश बन गए हैं। राज्य भी नहीं, क्योंकि राज्य में तो आना जाना होता है, जो रेस्ट्रिक्शन है, तो दो अलग अलग इस तरह के, मतलब दो अलग अलग हिस्से में इस तरह बट गए हैं कि कोई किसी के ओर नहीं जा सकता ना। और जो अब इसमें देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो स्टेट सिविल सर्विस में ब्यूरोक्रेट्स थे, जो ऑफिसर्स थे, जो कुकी थे, वो अपने जिलों में चले गए। अच्छा। भले उसका तबादला किया, नहीं किया तो चले गए, और जो मैती थे वो अपने नीचे आ गए। यानी जो सरकारी अफसर अपनी तैनाती की जगहों को छोड़कर चले गए, अपने जाति के प्रभाव वाले इलाकों में चले गए, क्योंकि वो भी सेफ नहीं है ना, क्योंकि इम्फाल में कई सरकारी कुकी अधिकारियों के भी घर जलाए गए थे। तो अब सरकार के लिए एक जटिल समस्या है ना, कि मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार आखिर सरकार कैसे तो प्रशासन चला रही होगी, वहाँ छात्रों का भविष्य, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, डेली का जो वहाँ की जो एक्टिविटीज है, वहाँ पेट्रोल डीजल जो पहुंच रहा है बहुत महंगा हो चुका है, खाने पीने की सामग्री के लिए लोग अब धीरे धीरे वहां संकट आने लग जाएगा। तो इसको जितना जल्दी, सरकार के लिए बेहतर यह है कि जितना जल्दी दोनों पक्षों को टेबल पर बिठाकर एक पीस टॉक कर ली जाए, स्थिति को सामान्य कर ली जाए, तो बहुत ही बेहतर है। अगर ये लड़ाई लंबी चली तो मणिपुर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एक बात बताइए दिलीप, जब ये 3 मई से शुरू हुआ ये पूरा तनाव, हिंसा, उस वक्त कर्नाटक के चुनाव वगैरह का चल रहा था, कर्नाटक में पोलिंग वगैरह बाकी थी, फिर काउंटिंग हुई, लेकिन उसके बाद भी सेंट्रल होम मिनिस्टर जो हैं तुरंत वहां पे नहीं आए। जैसा आपको याद है, तारीख की शायद 29 मई को वो पहुंचे वहां पे। यानी उस दिन 25 दिन करीब हो चुके थे हिंसा शुरू हुए। उसके बाद उन्होंने 15 दिन मांगे कि 15 दिन अमन चैन रखें, कोशिश करें शांति की। वो भी निकल गए, 15 दिन से ज्यादा निकल गए। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके हाथ में है क्या? राज्य सरकार तो उसी की पार्टी की है, वही लीडर है, सेंट्रल फोर्सेस उनके पास हैं, तो दोनों ही जगह लीडरशिप जो है बीजेपी की है। तो अब इसमें नया और क्या हो जाएगा? ये इसको निपटा क्यों नहीं रहे हैं, सुलझा क्यों नहीं रहे हैं? कौन सी नई चीज आ जाएगी? मुझे जो लग रहा है, मुझे एक पत्रकार के तौर पर मुझे लग रहा है कि जो ब्रीफिंग हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो ब्रीफिंग हो रही है स्टेट से, शायद मुझे लग रहा है उसमें कुछ कमियां हो सकती है। क्योंकि आप इस तरह समझिए कि 28 लाख की पॉपुलेशन है, 40 लाख वहां सुरक्षा बलों के लोग तैनात हैं, 40,000 सॉरी माफ कीजिएगा, 40,000। तो फिर भी आए दिन वहां हिंसा हो रही है।
और जैसे कि आपने पूछा कि कर्नाटक में चुनाव था और गृह मंत्री भी थोड़ा विलंब से गए वहां, तो इसको लेकर तो मणिपुर में कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं और कई लोगों ने सवाल पूछे हैं कि मणिपुर, क्योंकि 29 जून को वो मणिपुर जाने से पहले, मेरे ख्याल से करीब 5-6 दिन पहले, वो असम के भी 29 मई, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ, मैं 29 मई बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझको लगा जून निकल। नहीं, 29 मई को वो इम्फाल का, मणिपुर का दौरा करने से पहले, मुझे लगता है करीब 5-6 दिन पहले वो असम के दौरे पे भी आए थे। उस वक्त भी मीडिया में रिपोर्ट हुई थी कि असम तक आ गए लेकिन मणिपुर नहीं आए। सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है वो बेहतर समझेंगे, वो बेहतर ब्रीफ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि मणिपुर की स्थिति को संभालने में विलंब हुआ है। इसके बाद मुझे लगता है कि जो ब्रीफिंग है वो प्रॉपर शायद नहीं हो पाई होगी, क्योंकि अब देखिए, सरकार के लिए चुनौती ये हो गई कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। सरकार किसी भी हाल में अपने नंबर माइनस में नहीं ले जाना चाहती। अगर वो चीफ मिनिस्टर को भी उतारती, गद्दी से हटाती है, तभी सरकार की किरकिरी हो रही है, और अगर वो नहीं हटाती है तो हिंसा लंबी चल रही है। और अगर वो दूसरा भी रास्ता ढूंढती है तो अभी उसके लिए मुश्किलें ज्यादा हो गई है। मतलब जब शुरुआती दौर में, जब 3-4 दिन हिंसा के 3-4 दिन, अगले 3-4 दिन तक अगर ये सारी चीजों को अगर बैठ लिया जाता तो शायद आसान होता चीजों को संभालने में, स्थिति को संभालने में, या किसी एक नतीजे पे पहुंचने में। लेकिन जैसे जैसे समय बीता चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती गई। अभी मैं आपको 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मन की बात का जो प्रोग्राम आया, तो हमने वहां, मैं उस समय मणिपुर में नहीं था, मैं चला आया था, गुवाहाटी में था, लेकिन चूंकि मैं मणिपुर देख रहा हूँ तो इसलिए मणिपुर की डेली एक्टिविटीज में चेक करता हूँ। तो वहां कुछ लोगों ने अपने ट्रांजिस्टर तोड़े, कान पर हाथ दिए, कुछ पोस्टर लिखा कि मन की बात नहीं मणिपुर की बात। तो एक तरह से विरोध तो हो रहा है। सरकार को भी पता है कि सरकार के जो सरकार जो भी उपाय करने में लगी हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं हो रहा होगा, लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, तो सरकार की बातों का विरोध तो हो रहा है। पॉलिटिकल लेवल में सारे लोग गए हुए हैं, कांग्रेस के विधायक 10 अलग अलग पार्टियों के साथ जाकर वहां इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का समय मांगा है। इसके बाद बीजेपी के अलग अलग दो टीम गई हुई है, कुकी के विधायक वहां बैठे हुए हैं। देखिए, पॉलिटिकल लेवल में क्या हो रहा है, वो लोग क्या चाह रहे हैं, क्या उनको मिलेगा, वो अलग चीज है। लेकिन समय की जो मांग है ना, कि मणिपुर में स्थिति सामान्य करनी बहुत जरूरी हो गई है। मणिपुर में जब तक आप स्थिति सामान्य नहीं करेंगे, नफरत और विरोध दोनों बराबर बढ़ते रहेंगे। हाँ, मैं देख रहा था कि कल शायद राजनाथ सिंह से मिले हैं बीजेपी के, और एनपीपी के 23 एमएलएज मिले हैं वहां पे राजनाथ सिंह से, और उन्होंने कहा है कि फोर्सेस को अपने कैंप में भेजा जाए, जो तैनात हैं फोर्स वहां पे उनको। लेकिन अब ये कतरा कतरा बातें हैं, इनका मैं यहाँ दूर बैठकर कोई बहुत मतलब नहीं निकाल सकता। मुझको मणिपुर को लेकर एक बात और लगती है कि ये म्यांमार, जो कि अपने आप में बहुत इनस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, बड़े अस्थिर फौजी राज्य से गुजर रहा है म्यांमार, उससे इतनी लंबी सरहद लगी हुई है मणिपुर की, और मणिपुर अगर अशांत होता है तो सरहद के पार से म्यांमार की तरफ से भी मणिपुर को और अशांत करने के लिए कुछ ताकतें कोशिश कर सकती हैं। ऐसा मणिपुर एक सरहदी राज्य होने की वजह से थोड़ा ज्यादा खतरनाक नौबत वाला है, और वहां पे ये अशांति थोड़ा ज्यादा लंबी खींचती दिख रही है। तो आपने जितना कहा है, जितना समझाया है, उससे हमारी समझ मणिपुर के मामलों को लेके, आज के हालात को लेके बहुत साफ हुई है। और मैं बड़ा आभारी हूं दिलीप आपका, जो आपने इतने सरल तरीके से हम लोगों को ये बातें समझाई है, क्योंकि मैं जिस छत्तीसगढ़ में बैठकर आपसे बात कर रहा हूं, यहाँ भी बड़ी बड़ी आबादी आदिवासियों की है, करीब 1/3 पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है। और आज देश के तमाम राज्यों में ट्राइबल चाहे जहां भी बसे हुए हों, उनके बीच एक दूसरे को लेके फिक्र बनी हुई है कि आदिवासियों के साथ कौन सी सरकार कैसा सुलूक करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये लोग मिलके वहां जल्दी अमन कायम कर सकें। आपने हमको जो इनपुट दिया, आपने जितनी बातें हमको समझाई हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। जिस
बच्चे को जिंदा जला दिया गया एम्बुलेंस में, उसके पिता का क्या कहना है। वो बार बार आपको कहता सुनाई देता है कि ऐसा तो जंग में भी नहीं किया जाता है, ऐसा तो वार में भी नहीं किया जाता है कि एम्बुलेंस को जला दिया जाए। वो सच कह रहा है, लेकिन वार में दो फौजें आमने सामने लड़ती हैं, उन फौजों को फौज के कुछ उसूल मालूम रहते हैं। ये भीड़ थी, ये मैतेई समुदाय की भीड़ थी इम्फाल घाटी में, शहर में, राजधानी इम्फाल में। कुछ खबरों का कहना है कि 2000 लोग थे। उन्होंने जिस तरह से जलाकर मार डाला, ये भी नहीं देखा कि ये मैतेई बेटी थी, दूसरी महिला भी मैतेई थी जन्म से, शादी जरूर दूसरी जगह हुई है। तो जैसा हिंदुस्तान में कई जगह लव जिहाद कह के या अंतर्जातीय विवाह कह के कई लोगों को मार डाला जाता है, ऐसा कुछ उन लोगों ने अपने ही समुदाय की बेटी के साथ किया, चूँकि उसने शादी एक कुकी आदिवासी से की थी। उन्होंने क्या कहा मैं उसको ज़्यादा दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये तमाम बातें हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि हम वहाँ से ज़मीनी लोगों से जुड़कर, ज़मीनी लोगों से बात हासिल करके उसको आपके सामने रख रहे हैं। मैं तो दूर हूँ, मैं मणिपुर को देख नहीं रहा हूँ, मैं इन लोगों की नज़रों से मणिपुर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितना मैं मणिपुर के बारे में बतला रहा हूँ, इनमें से कई बातें दिल्ली में बसे हुए ठहरे हुए मणिपुरी लोगों से टेलीफोन पे बातचीत है, उसके आधार पर भी है। वहाँ पर आज मैतेई समुदाय को आरक्षित दर्जा देने, उनको आदिवासी दर्जा देने के लिए 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था राज्य सरकार को कि वो केंद्र सरकार से सिफारिश करे कि जो मैतेई समुदाय है आधी आबादी से ज़्यादा, उसको भी आदिवासी दर्जा दे दिया जाए। मतलब ये है कि जो कुकी और नगा आदिवासी हैं वहाँ पर, उनका हक पूरी तरह से मारा जाता। ये मैतेई समुदाय उनकी ज़मीनें भी खरीद पाता, उनकी नौकरी, उनकी शिक्षा, कॉलेज की जगह, इन सब पे भी वो कब्जा कर सकता था। इस बात को लेके हिंसा भड़की हुई है, ये किसी किनारे पहुंच नहीं रही है। मेरे कुछ एक सवाल आपको दिलीप से बात करते हुए आपको मिलेंगे, इसलिए मैं उन बातों को अब नहीं दोहरा रहा हूँ। आप इन तमाम बातों को सुनिए। आप मणिपुर को हिंदुस्तान का हिस्सा मान के चलिए। आप मणिपुर को ऐसा उत्तर पूर्वी राज्य मान के मत चलिए जहाँ आप कभी गए नहीं हैं और आपको जाना नहीं है। ये तमाम नौबत आ सकती है कि हिंदुस्तान के बाकी लोगों को भी वहाँ जाना पड़े, या हिंदुस्तान की फ़ौजों को म्यांमार सरहद से लगे हुए इस मणिपुर में अधिक रहना पड़े। आज 28 लाख की आबादी के बीच में 40,000 या 50,000 सैनिक वहाँ पर हैं। आप कल्पना करके देखिए, 40-50 हज़ार सैनिक किसको कहते हैं? सेंट्रल फोर्सेस हैं इतनी, फौज और पैरामिलिट्री किसको कहते हैं? ऐसे मणिपुर के बारे में मैंने कतरा बातें आपको कही हैं। हम आने वाले दिनों में इस राज्य को लेकर फिर आपके सामने रहेंगे। आज मैं केवल इन लोगों की बातें आपको बतलाने के लिए, सुनाने के लिए यहाँ आया था। किसी खबर को लेकर मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, इसकी कोई फीस नहीं है। फिर मिलते हैं।